दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यूसुफ मेहर अली। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अगस्त महीना भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया अंतिम सामूहिक अभियान था। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। इस दौरान भारत छोड़ो का नारा बेहद प्रसिद्ध हुआ। गौरतलब है कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। इन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यूसुफ मेहर अली। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम यानी पेसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भूरिया समिति ने समिति की सिफारिश की थी। कथन 2 है, इसे वर्ष 1996 में लागू किया गया था। और कथन 3 है, इसने सुशासन की पारंपरिक आदिवासी राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता दी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी 3। हाल ही में झारखंड के पंचायती राज विभाग ने राज्य में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 या पेसा के प्रावधानों को लागू करने हेतु व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1994 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। भूरिया समिति ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना यानी पेसा की सिफारिश की। इसलिए कथन 1 सही है। आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को सक्षम करने के लिए पेसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। इसलिए कथन 2 भी सही है। 5वीं अनुसूची के तहत इस अधिनियम की मूल भावना यह है कि यह ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार सौंपता है। इसी के साथ यह स्वशासन की पारंपरिक जनजातीय राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता देता है। इसलिए कथन 3 भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त में से तीनों कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AEPL द्वारा किसके सहयोग से एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन निराक्षी विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है प्रागा मरीन प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। हाल ही में निराक्षी नामक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन लॉन्च किया गया था। इस वाहन को खदानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। निराक्षी 2.1 मीटर लंबा बेलनाकार मानव रहित वाहन है, जिसका व्यास लगभग 1 फुट है और इसका वजन लगभग 45 किलोग्राम है। ये कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE लिमिटेड और एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AEPL का एक सहयोग है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और संभवतः सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण पूरा होने के बाद इसका वाणिज्यिक लॉन्च 6 महीने से 1 साल के भीतर होने की संभावना है। इसका उपयोग खदान का पता लगाने और खदान निपटान से लेकर पानी के भीतर सर्वेक्षण तक विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, देविका नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्गम उधमपुर में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से होता है। और कथन 2 है, इसे गंगा नदी की बहन भी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बताया कि उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका पूरी होने वाली है। बता दें कि देविका नदी उत्तर भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से होता है। इसलिए कथन 1 सही है। पंजाब के पश्चिमी भाग जो अब पाकिस्तान में है की ओर बहते हुए यह नदी अंततः रावी नदी में मिल जाती है। हिंदुओं के बीच यह नदी धार्मिक महत्व रखती है।
जिसे गंगा नदी की बहन माना जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चील उल्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस प्रजाति में मादा का आकार छोटा होता है। कथन 2 है, अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहता है। और कथन 3 है, ये खुले मैदान में शिकार करना पसंद करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से वो कथन हैं। हाल ही में भारतीय चील उल्लू को यूरेशियन चील उल्लू से अलग करते हुए एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय चील उल्लू या इंडियन ईगल आउल एक बड़ा उल्लू है जिसके कान पर भूरे रंग के गुच्छे होते हैं। इसे रॉक ईगल आउल या बंगाल ईगल आउल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति में मादा नर उल्लू की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कई अन्य पक्षी प्रजातियों के विपरीत ये उल्लू जीवित रहने के लिए जंगलों पर निर्भर नहीं है, इसलिए कथन 2 सही है। ये चूहों, बैंडिकूट, चमगादड़ और कबूतर जैसे जीवों का शिकार करता है, जिससे खुले कृषि क्षेत्र इसके पसंदीदा शिकार स्थल बन जाते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। ये जंगली क्षेत्रों पर निर्भर रहने के बजाय अपने शिकार क्षेत्रों के निकट चट्टानी परचों और चट्टानों पर घोंसला बनाता है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित भूविजन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक स्वचालित मृदा परीक्षण प्रणाली है। कथन 2 है, इसे पूरी तरह से ICAR, IIRR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में IoT आधारित स्वचालित मिट्टी परीक्षण प्रणाली और कृषि विज्ञान सलाहकार मंच भूविजन लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। भूविजन को ICAR, IIRR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि तंत्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये प्रणाली केवल 30 मिनट में निर्बाध रूप से 12 प्रमुख मृदा पैरामीटर परीक्षण करती है। ये किसानों और हितधारकों को उनके मोबाइल उपकरणों पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से सीधे, त्वरित और सटीक परिणाम प्रदान करती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत नेट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 2011 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कथन 2 है, इसका प्रबंधन BBNL और BSNL से मिलकर बने एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाता है। और कथन 3 है, ये अपने साझेदारों के साथ 50-50 साझेदारी मॉडल पर आधारित है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी 3 कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरदराज के क्षेत्रों में 5G नेटवर्क पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत नेट के आगामी चरण के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बता दें कि इस परियोजना को 25 अक्टूबर 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करते हुए समान ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसका प्रबंधन एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का विलय शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। ये परियोजना अपने भागीदारों के साथ 50-50 राजस्व साझाकरण मॉडल को नियोजित करती है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित IMS-1 शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ह्यूमनॉइड रोबोट, मलेरिया का टीका या फिर उपग्रह प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपग्रह प्रौद्योगिकी। हाल ही में इसरो ने IMS-1 सैटेलाइट बस तकनीक को बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज को हस्तांतरित कर दिया। इसरो का यह कदम भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी की शुरुआत का प्रतीक है। बता दें कि IMS-1 सैटेलाइट बस UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा विकसित की गई थी। ये छोटे उपग्रहों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है और लागत प्रभावी अंतरिक्ष पहुंच को सक्षम बनाती है। ये बस विविध पेलोड को समायोजित करती है, जो पृथ्वी इमेजिंग, महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष विज्ञान मिशन जैसे कार्यों का समर्थन करती है। IMS-1 बस का वजन लगभग
100 किलोग्राम है और ये 30 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपग्रह प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केवल संसद सदस्यों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 है, यह अदालती कार्यवाही के जोखिम के साथ बहस के दौरान स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। और कथन 3 है, विशेषाधिकार प्रस्तावों का अवलोकन करने के लिए एक विशेषाधिकार समिति 8 सदस्यों से बनी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने 2 सांसदों के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। आपको बता दें कि विशेषाधिकार प्रस्ताव संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा से संबंधित है, जो संसदीय कार्य के संचालन के लिए संसद सदस्यों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही है। विशेषाधिकारों में अदालती कार्रवाई के जोखिम के बिना बहस के दौरान स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यदि किसी सांसद को लगता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वे एक प्रस्ताव उठा सकते हैं, जो स्वीकार किए जाने पर विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है। विशेषाधिकार समिति सभापति द्वारा नामांकित 10 सदस्यों से बनी होती है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है कि मुद्दा हालिया होना चाहिए और दूसरी शर्त है मामले में परिषद के हस्तक्षेप की जरूरत है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा लैम्पेडूसा द्वीप किस देश का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है इटली, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया या फिर पुर्तगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इटली। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में इटली के लैम्पेडूसा द्वीप के पास 2 नावें डूबने से लगभग 30 प्रवासी लापता हो गए। बता दें कि लैम्पेडूसा द्वीप भूमध्य सागर में दक्षिण इटली के पेलागी द्वीपों में से एक है। ये माल्टा और ट्यूनीशिया के बीच भूमध्य सागर में स्थित है। इसे इतालवी में इसोला डी लैम्पेडूसा और लैटिन में लोपाडूसा के नाम से भी जाना जाता है। प्रशासनिक रूप से यह द्वीप इटली में सिसिली के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। इस द्वीप समूह में लिनोसा और लैम्पियोन द्वीप शामिल हैं। ये इटली के भीतर सिसिली के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, इटली। आइए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई BARI चिनाब बादाम 12 किस फसल की उन्नत किस्म है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी खुबानी या फिर ऑप्शन डी हेजलनट। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।